सुनीता जी अपने बड़े बेटे अंकित के लिए गोरी बहू लाना चाहती है, क्योंकि उनके घर में कोई भी गोरा नहीं है। ऐसे में अंकित की शादी के लिए जब लड़की ढूंढी जाती है तो उनकी सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि लड़की बहुत गोरी हो। उनके लिए सुंदरता का मतलब गोरा रंग होता है। मैं तो अपने अंकित के लिए इतनी गोरी बहू लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इतनी भी गोरी मत ले आना कि वो हमारी इज्जत ही ना करे। आप तो हर बात को नेगेटिव सोचते हैं। वो हमारी इज्जत क्यों नहीं करेगी? जब हम उसे अपना मानेंगे, उसे प्यार देंगे, तो वो भी हमें अपना समझेगी, हमारी इज्जत करेगी। ये लो देखो, शर्मा जी ने एक लड़की की तस्वीर भेजी, उनके साले की बेटी है। लड़की बहुत गोरी और सुंदर है। कैलाश सुनीता के सामने पायल की तस्वीर बढ़ा देता है। तस्वीर देखते ही सुनीता की आंखें चौंधिया जाती है। हाय, इतनी गोरी! आप शर्मा जी से कह दीजिए हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे पहले लड़की तो देख लो। अरे मैंने लड़की देख ली, लड़की बहुत गोरी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनसे कह दीजिए हम कल ही शगुन लेकर लड़की वालों के घर आ रहे हैं। इस तरह अंकित की शादी गोरी लड़की से तय कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और गोरी बहू यानी कि पायल शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। घर पर उसके कदम पड़ते ही मानो सुनीता के पर निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ने लगती है। उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते हैं। वो शादी में आए सारे रिश्तेदारों से अपनी बहू के गोरे रंग का गुणगान करती नहीं थकती। अरे भाभी, मैं अपने अंकित के लिए ऐसी गोरी बहू ढूंढ कर लाई हूँ। इतनी गोरी तो कोई हमारे खानदान में क्या पूरे शहर में नहीं होगी। अच्छा, इतनी गोरी है क्या? और नहीं तो क्या, गोरी भी है और खूबसूरत भी। उसके आगे तो ये बॉलीवुड की हीरोइन भी फेल है, फेल। हाँ, मेरी बहू को मुंह दिखाए में उसकी खूबसूरती के हिसाब से अच्छा सा गिफ्ट देना। मुंह दिखाए की रस्म के समय जब रिश्तेदारों और पड़ोस की महिलाएं पायल के पास जाती है, दीदी जरा आराम से, बहू को ज्यादा परेशान मत करना। धीरे धीरे एक एक करके सब लाइन में लगो और तब मुंह दिखाए की रस्म करना। उसके आसपास ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहू परेशान हो जाएगी। सुनीता पायल के कमरे में एक एक करके महिलाओं को जाने की इजाजत देती है। मुंह दिखाए के बाद जैसे जैसे महिलाएं कमरे से बाहर आती तो सुनीता सबके मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनने की कोशिश भी करती। दीदी देख लिया ना मेरी बहू को, है ना सबसे गोरी? हाँ हाँ, गोरी बहुत है। अरे दीदी एकदम हीरा है, हीरा। लाखों में एक है मेरी बहू। मैंने अपने अंकित के लिए बहुत ढूंढा, तब जाकर गोरी चिट्टी पायल मिली है। चल, ये तूने बहुत अच्छा किया। हम भी कह सकेंगे हमारे खानदान में भी कोई गोरा है। सुनीता सभी महिलाओं के सामने अपनी गोरी बहू के नाम का चालीसा पढ़ रही होती है, लेकिन शायद उसके लिए ये भी कम लग रहा था। उसका बस चलता तो अपनी गोरी बहू की मुंह दिखाए के लिए वो लोगों से हजारों हजारों रुपए की टिकट भी कटवा ली थी। खैर, पायल की मुंह दिखाई होती है और कुछ दिनों के बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है। लेकिन पायल को लेकर सुनीता का व्यवहार कुछ अलग ही था। वो पायल को उसके गोरे रंग के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट देती। एक सुबह पायल चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, तभी सुनीता भागती हुई किचन में आती है। अरे बहू, तू यहाँ क्यों आई है? मम्मी जी, चाय बनाने आई हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे पायल बहू, तू जाकर अपने कमरे में बैठ जा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन आप क्यों चाय बनाएंगी? मैं बना रही हूँ ना। पायल बहू, तू बड़ी भोली है, कुछ समझती नहीं है। अरे चूल्हे के सामने खड़ी रहेगी तो तेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। हमें देख, हम तो पहले से ही काले हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा कहकर सुनीता उसे उसके कमरे में भेज देती है। यानी कि घर के काम से पायल को छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि वो तो गोरी है। पायल के गोरे रंग के कारण अब तक तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे फैमिली का स्टेटस सिंबल भी बना दिया जाता है। घर के बाहर हर उन चीजों में जहां उसकी जरूरत भी नहीं थी, वहां उसे भेजा जाने लगता है, जैसे वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। एक दिन, पायल बहू, आज मेरी सहेलियों ने किटी पार्टी का प्रोग्राम रखा है, तू भी मेरे साथ चल। लेकिन मम्मी जी, वहां तो सिर्फ आपकी सहेलियां होंगी ना, तो आप जाओ, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अरे तू समझती नहीं है बहू। देख, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरी पूछ पड़ेगी। मैं सबके सामने गर्व से सिर उठाकर चलूंगी। मेरी कुछ सहेलियों ने तो अब तक तुझे देखा भी नहीं है। जब वो तुझे देखेंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, वो मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं खोल पाएंगी। लेकिन मम्मी जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तू बस जल्दी से तैयार होकर आ जा, और हाँ, जरा अच्छे से मेकअप कर लेना और वो हाई हील वाली सैंडल पहन लेना है। पायल अपना मुंह बनाकर सुनीता के सामने खड़ी रहती है, क्योंकि सास की सहेलियों के पास जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अरे जा ना, क्यों देर कर रही है, पार्टी शुरू होने वाली है बेटा। अब पायल अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। दोनों ऑटो रिक्शा में बैठकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां सुनीता की काफी सारी सहेलियां पहले से मौजूद थी। सुनीता सबको पायल से मिलवाती है। देख अपर्णा, यही है मेरी बहू, है ना गोरी? ये तो बहुत गोरी है, सच में तूने जैसे बताया था उससे तो ज्यादा सुंदर है।
पायल बहू, अपर्णा मेरी बचपन की सहेली है, इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद ले। जी मम्मी जी। और इस तरह सुनीता अपनी हर एक सहेलियों से पायल को मिलवाती है। थोड़ी देर के बाद उनकी किटी पार्टी शुरू हो जाती है। पायल उन सबसे अलग एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है। पायल बहू, तू इतनी दूर क्यों बैठी है? यहाँ आजा, आजा बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं यही ठीक हूँ। अरे ऐसा कैसे? मैं तुझे अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी ना अपने साथ लाई हूँ। चल यहाँ आकर बैठ हमारे पास। पायल को ना चाहते हुए भी अपनी सास की सहेलियों के पास बैठना पड़ता है, जहाँ वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाती है। बस एक शो पीस की तरह उनके बीच बैठी होती है। इसी तरह से एक दिन पायल की ननद दिव्या अपने 4 साल के बेटे शोभित को लेकर मायके आती है। दिव्या बेटी बैठ, कितने दिनों के बाद आई है, तुझे हमारी याद नहीं आती? मम्मी तुम तो जानती हो कि शोभित के पापा टूर पर रहते हैं, उनकी मार्केटिंग वाली जॉब है। अब ऐसे में मैं अपने सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जा पाती। आज तो शोभित का स्कूल में एडमिशन कराने जा रही हूँ। इधर से गुजर रही थी, सोचा आप लोगों से मिलते ही चलो। भाभी कहाँ है? पायल अपने कमरे में ही है, रुक अभी बुलाती हूँ। सुनीता पायल के कमरे में जाती है। पायल बहू, देविया आई है, तो अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जा। क्यों मम्मी जी, हमें कहीं जाना है क्या? अरे तू तैयार होकर बाहर तो आ, फिर बताती हूँ। पायल तैयार होकर बाहर आती है। पायल बहू, दिव्या शोभित का एडमिशन कराने के लिए इसके स्कूल लेकर जा रही है, तू भी इसके साथ चली जा। लेकिन वहाँ मेरी क्या जरूरत है मम्मी जी? स्कूल में एडमिशन के वक्त बच्चे के पेरेंट्स की जरूरत होती है, और दिव्या दीदी तो है ही। मैं तो शोभित की मामी हूँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? अरे तू समझती नहीं है, तू वहाँ जाएगी तो शोभित का एडमिशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्यों? मेरे जाने से शोभित का एडमिशन जल्दी क्यों हो जाएगा? अरे समझा कर पायल बहू, तू गोरी है, सुंदर है, हमें देख, हम सभी अपने काले रंग के कारण कहीं भी जाते हैं तो हमारा काम सबसे बाद में होता है। अगर तेरे होने से किसी का काम आसान हो जाए तो इसमें गलत क्या है? तो दिव्या के साथ चली जा। दिव्या भी सुनीता की हाँ में हाँ मिलाती है। मम्मी ठीक ही तो कह रही है भाभी, आप मेरे साथ चलो ना। आप चलोगी तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कमाल है, जहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है वहां मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। ये सब मेरे गोरे रंग के कारण हो रहा है। काश मैं गोरी ही ना होती। पायल को ना चाहते हुए भी दिव्या के बेटे शोभित के एडमिशन के लिए उसे लेकर स्कूल जाना पड़ता है और एडमिशन हो जाता है, जिसमें पायल के गोरे रंग का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन उसके ससुराल वाले इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एडमिशन के बाद जब पायल घर आती है, क्या हुआ, हो गया एडमिशन? जी मम्मी जी, हो गया। मैंने कहा था ना, तू जाएगी तो उसका एडमिशन जल्दी हो जाएगा। देख तू 1 घंटे में वापस आ गई, इसका मतलब तेरे जाते ही शोभित का एडमिशन हो गया। एक बार तो हद हो जाती है। होता यह है कि सुनीता अपने छोटे बेटे शिवम की शादी के लिए लड़की देख रही होती है। घर में कुछ लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई जाती है। पायल बहू देख तो, शिवम के लिए इसमें से कोई लड़की पसंद कर। लेकिन मम्मी जी, शिवम के लिए लड़की मैं क्यों पसंद करूंगी? शादी तो शिवम की हो रही है ना, तो लड़की भी उनकी पसंद की होनी चाहिए। आखिर उनके साथ शिवम को ही तो रहना है। अरे वो तेरी भी तो देवरानी होगी ना, और तू जिसे पसंद करेगी वो अच्छी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू जिस लड़की को पसंद करे वो शिवम को पसंद ना आए। नहीं मम्मी जी, ये शिवम की पूरी लाइफ का सवाल है। उसे उसका लाइफ पार्टनर खुद चूज करने दीजिए। पायल भाभी, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। आपकी पसंद अच्छी होगी। आखिर आप खुद इतनी गोरी हो तो आप लड़की भी अपने जैसी पसंद करोगी ना। नहीं शिवम, अपने लिए लड़की तुम खुद ही देखो, मुझे इन सब चीजों से अलग रखो। पायल अपने देवर के लिए लड़की पसंद करने का काम देवर पर ही छोड़ देती है और वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन पायल के ससुराल वाले सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। एक बार पायल के ससुर कैलाश अपने लिए एक नई स्कूटी खरीद कर लाते हैं। सुनीता पायल के कमरे में जाती है। पायल बहू जल्दी से बाहर आ जा, तेरे पापा जी नई स्कूटी लेकर आए हैं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। पायल बाहर आती है। बाहर कैलाश अपनी नई स्कूटी की पूजा के लिए पूजा की थाली लेकर खड़ा होता है। सुनीता फौरन उसके हाथ से पूजा की थाली लेकर पायल को थमा देती है। ले बहू, अपने शुभ हाथों से नई स्कूटी की पूजा कर। लेकिन मम्मी जी, ये स्कूटी पापा जी की है और पापा जी स्कूटी की पूजा करने जा रहे थे। आपने पूजा की थाली मुझे क्यों दे दी? अरे बहू, ये नई स्कूटी है, इसकी पूजा तेरे हाथों से होगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे तू समझती नहीं है, तो गोरी चिट्टी है, सुंदर है। अब हम काले कलूटों को ये सब शोभा थोड़ी ना देता है। अब नई नई स्कूटी है, इसकी पूजा होगी, इसका वीडियो बनेगा, सारे रिश्तेदारों में ये वीडियो सेंड की जाएगी। वीडियो में तू रहेगी तो वीडियो भी अच्छी लगेगी और उसे रिश्तेदारों को भेजने में भी हमें अच्छा लगेगा। हद हो गई यार, इन लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हर बात में मुझे आगे कर देते हैं, जैसे मैं कोई सुपरस्टार हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों की आदतें छुड़वानी पड़ेगी। उस दिन पायल स्कूटी की पूजा कर देती है और शिवम उसकी वीडियो बनाकर सारे रिश्तेदारों को सेंड कर देता है।
अब पायल सोच लेती है कि वो अपने ससुराल वालों की उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली आदत को छुड़वा कर रहेगी। इसके लिए वो एक नाटक करती है और वो होता है घमंडी होने का नाटक। मेरे ससुराल वालों की ये आदत छुड़वाने के लिए अब मुझे घमंडी बनना पड़ेगा। अब होता यह है कि एक दिन फिर सुनीता उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती है। पायल बहू, आज मैं अपनी सहेली कुमुद के घर जा रही हूँ। कौन? वही जो किटी पार्टी में पीले रंग की साड़ी पहन कर आई थी? हाँ वही। आज उसके पोते का जन्मदिन है, तू भी मेरे साथ चलना। लेकिन मम्मी जी, मेरे लिए तो आपको टैक्सी बुलानी पड़ेगी। टैक्सी? हाँ मम्मी जी, उस दिन किटी पार्टी में मैं आपके साथ ऑटो रिक्शा पर चली गई, लेकिन गर्मी और धूप के कारण मेरी गोरी स्किन टैन हो गई। मुझे अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी थी, इसलिए आज तो मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब आप कैब बुलाएंगी। कैब में फुल एसी ऑन करके बैठूंगी और मस्त चिल करती हुई पार्टी में आऊंगी। अब कैब का नाम सुनते ही सुनीता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पायल के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग थे। कैब या टैक्सी अफोर्ड कर पाना उनकी बस की बात नहीं थी, लेकिन पायल को अपने साथ ले जाना सुनीता के स्टेटस का सवाल था। चल कोई ना, तेरे लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगी। सुनीता पायल के कहने पर कैब बुलाती है और दोनों कैब में बैठकर पार्टी में चली जाती है। इसी तरह से एक दिन सुनीता पायल से खाना बनाने के लिए कह देती है। पायल बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात का खाना तू ही बना ले। लेकिन मम्मी जी, आज तो मैंने फेशियल करवाया है। फेशियल करवाने की 24 घंटे तक आग के पास नहीं जाना होता है, नहीं तो सारा फेशियल खराब हो जाएगा। और मेरी गोरी स्किन का क्या होगा? खाना आप खुद ही बना लो, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लो। सुनीता कैलाश से कहकर घर के सभी सदस्यों के लिए बाहर से खाना मंगवा लेती है, जिसमें अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। इसी तरह से एक दिन। पायल बहू, तू बस आटा लगा दे, पराठे मैं खुद बना लूंगी। पायल 100 नखरे दिखाना शुरू कर देती है। आटा लगा दूं? हाँ लगा दे। ये अब क्या कह रही हो मम्मी जी? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आटा लगाने के लिए तो कहा है। लेकिन मेरी गोरी स्किन खराब होगी तो? अरे पायल बहू, आटा लगाने से स्किन खराब नहीं होती। तू कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है, अब जाकर आटा लगा दे। पायल रसोई में जाकर आटा लगा देती है और उसके बाद सुशीला को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहती है, ये देखो, हो गई ना स्किन एलर्जी। मैंने कहा था मुझसे आटा मत लगवाओ। आप लोगों के काले रंग पर कुछ भी हो गया तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरी गोरी स्किन पर कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसे ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन आपकी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई। लाओ पैसे दो। पैसे? हाँ, मेरी गोरी स्किन ठीक करवानी है या ऐसे ही खराब रहने दो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब मुझे अपने साथ आप कैसे बाहर लेकर जाओगी? ठीक है, देती हूँ पैसे। सुनीता कैलाश के पास जाती है। सुनो जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, वो बहू को डॉक्टर के पास जाना है। तुम्हारी बहू को रोज पैसे चाहिए होते हैं, कभी उसे टैक्सी में जाना है, कभी उसे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, गोरी बहू लाकर मुझसे गलती हो गई, लगता है मैंने सफेद हाथी पाल लिया। कैलाश सुनीता को पैसे देता है। अब मुझसे पैसे मत मांगना, अब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन पायल का घमंड तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक बार की बात है, घर में कुछ मेहमान आते हैं। पायल बहू, कल मेरी बहन अनीता आ रही है, तो खाने पीने की चिंता मत करना, वो सब मैं कर लूंगी, तो बस उसके सामने अच्छे से तैयार होकर रहना। ठीक है मम्मी जी। दूसरे दिन सुनीता की बड़ी बहन अनीता घर आती है। खाना पीना होता है, सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पायल वहां मौजूद होने के बाद भी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उन लोगों की बातें सुन ही नहीं रही। और बता पायल बहू, ससुराल में मन लग रहा है ना? पायल अनीता की बात को इग्नोर करती है और अपना फोन चला रही होती है। अनीता दोबारा उससे वही सवाल करती है। पायल बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ससुराल में मन तो लग रहा है ना? लेकिन पायल तो अब भी फोन चला रही होती है और अनीता की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुनीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो उसे झकझोरते हुए कहती है, पायल बहू, दीदी कुछ पूछ रही है तो बोलते क्यों नहीं है? पायल अपने कान से ब्लूटूथ निकालते हुए कहती है, आपने कुछ कहा क्या मम्मी जी? सॉरी, मैं गाने सुन रही थी। पायल बहू, घर में तेरी मौसी सास आई है, तो उनके सामने बैठी है, तो कम से कम उनसे बात तो कर। उनके सामने बैठकर गाने सुनने का क्या मतलब है? ओह सॉरी मौसी जी, बताइए क्या कह रही थी आप? अरे मैं पूछ रही थी, यहाँ तेरा मन तो लग रहा है ना? हाँ मौसी जी, यहाँ सब अच्छा ही लग रहा है, बस यहाँ बहुत गर्मी है, मेरा मेकअप खराब हो रहा है, मैं थोड़ा टचअप करके आती हूँ। ऐसा कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है और फिर अनीता के जाने तक अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आती। अनीता के जाने के बाद, पायल बहू, तुझे घर आए मेहमान से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मम्मी जी, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? और आप ये बताइए, मैं आप लोगों से क्या बात करूंगी भला? क्यों, हमें कौन से कांटे लगे? अब देखिए ना, मैं इतनी गोरी और आप लोग काले,
मेरा आप लोगों से कोई मैच ही नहीं है। मैं आप लोगों से भला क्या बात करूंगी? मैं आप लोगों के साथ बैठ गई वही बहुत है, वरना मैं तो आप लोगों के साथ बैठती भी नहीं। सुनीता को पायल की इस बात से बहुत तेज मिर्ची लगती है। बस बहुत हो गया पायल बहू, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तो कौन से जमाने में जी रही है? अरे आज के जमाने में इतना घमंड कौन करता है? माना कि तू गोरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। अरे गोरी है तो इसमें वैसे कौन सी बड़ी बात हो गई जो तू खुद को सेलिब्रिटी समझ रही है? यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ मम्मी जी। मतलब? ये जो आप लोग मुझे घर के स्टेटस सिंबल की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे थे, क्यों? यही तो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण इंसान हूँ। क्या हो गया अगर मेरा रंग गोरा है? मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना बंद करो। अरे आज के जमाने में गोरा और काला कुछ नहीं होता। कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? आज के जमाने में गोरा और काला रंग दोनों एक बराबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गोरा है वो काले रंग वाले से कुछ अलग है, खास है। कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे इतना घमंड दिखाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी वो सब एक नाटक था। नाटक? हाँ मम्मी जी, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए घमंडी होने का नाटक किया था, वरना मुझे भला किस बात का घमंड होगा। मुझे भी पता है कि गोरे और काले रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और आप लोग सचमुच में दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा कहकर पायल सुनीता को गले से लगा लेती है। सॉरी मम्मी जी, मैंने थोड़े दिन के लिए ही सही लेकिन आपका दिल दुखाया। कोई बात नहीं बहू, ये सब तूने हमें समझाने के लिए ही तो किया था। अच्छा आप लोग बैठो, मैं आपके लिए फटाफट लौंग इलायची वाली मसालेदार चाय बनाकर लाती हूँ। और तेरी गोरी स्किन? मम्मी जी बस दिल साफ होना चाहिए। सुबह का समय है। रसोई में चाय की केतली उबल रही है। निशा एक हाथ में चाय का चम्मच लिए है और दूसरे हाथ से अपनी सास की मिमिक्री कर रही है। वो हवा में हाथ नचाकर खुद से बातें कर रही है। बहू, ये चाय है या शरबत? इसमें अदरक कम है और प्याज ज्यादा डालो। और सुनो, धनिया धोकर सुखाया कि नहीं? अरे मम्मी जी, धनिया तो धूप में बैठकर खुद ही सूख गया। मुझे तो लगा वो भी आपकी डांट से डरकर सूख गया होगा। तभी सास शारदा रसोई में आते हुए, अच्छा तो अब धनिया भी मेरी डांट से डरने लगा है? अरे ओ तेरी, मम्मी जी आप कब आई? मेरा मतलब है आप इतनी शांति से आती हैं जैसे कोई जासूस गुप्त मिशन पर हो। जब तुम मेरी नकल उतार रही थी, चाय बन गई या बस बातें ही बन रही है? बस 2 मिनट मम्मी जी। वैसे आपने देखा शर्मा अंकल की बिल्ली आज छत पर क्या कर रही थी? मुझे तो लगा वो सूर्य नमस्कार कर रही थी। बिल्ली और सूर्य नमस्कार? निशा, सुबह सुबह होश में तो रहती हो तुम। अरे सच में, उसने बकायदा अपने पंजे आगे फैलाए और फिर पीछे किए। मुझे तो लगा वो अगले ओलंपिक की योगा टीम में सिलेक्ट होने वाली है। मैं तो सोच रही थी उसे एक छोटा सा योगा मैट गिफ्ट कर दूं। ऐसा कहते हुए निशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तब नाश्ता करते हुए विक्की कहता है, भाभी क्या सच में योगा वाली बिल्ली? मुझे भी फोटो खींचनी है उसकी। अब तो वो शीर्षासन करके नाश्ता करने चले गई विक्की। तुम हमेशा ब्रेकिंग न्यूज मिस कर देते हो। अगली बार जब वो अनुलोम विलोम करेगी तो मैं तुम्हें अलार्म लगा दूंगी। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम। ऑफिस के लिए तैयार होने में मदद करने के बजाय तुम बिल्लियों का योगा देख रही हो। चलो अब जल्दी से कमरे में आकर मेरी टाई और मोजे निकाल दो। अरे अंशु, तैयार हो तुम तो? और आज तुम इस नीले शर्ट में बिल्कुल वो लग रहे हो, क्या कहते हैं उसे? क्या? स्मार्ट? डैपर? नहीं, वो जो वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन में सफेदी का चमकीला नीला डिब्बा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, बस ऊपर से ढक्कन की कमी है। तभी विक्की वहां आ जाता है और ये सब सुनकर कहता है, भाई भाभी ने तो आपको सिर्फ एक्सेल बना दिया, दाग अच्छे हैं। निशा, कभी तो सीरियस रहा करो, थोड़ा कम बोला करो, मेरा सिर फटने लगता है सुबह सुबह। रहने दो अंशुमन, सुबह सुबह इसकी बातें सुनकर चाय का स्वाद बढ़ जाता है, वरना ये अखबार तो बस दुख भरी खबरें ही सुनाता है। देखा, पापा जी को मेरी कद्र है। शुक्रिया पापा जी। मैं तो सोच रही थी कि कल से अपनी बातों का एक रेडियो स्टेशन खोल लूं। रेडियो निशा, बकवास का तड़का, हंसी का झटका। ये कला नहीं, बिना सिर पैर की बातें हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। बिना सिर पैर की बातें ही तो दिमाग का वजन कम रखती हैं अंशु। अब देखो, अगर इंसान हमेशा लॉजिक सोचेगा तो सोएगा कब? और फिर सपना देखते वक्त भी क्या तुम लॉजिक लगाते हो कि मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ? निशा की बातें सुनकर अंशुमन चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मौसी जी और कुछ अन्य रिश्तेदार घर आते हैं। निशा चाय नाश्ता लेकर आती है और जानबूझकर थोड़ा मटकते हुए चलती है। उसे देखकर मौसी जी कहती हैं,
आजकल की बहुएं बस रसोई में ही छिपी रहती है, बाहर आकर बड़ों के साथ बैठने की तहजीब भूल गई है। अरे मौसी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपकी साड़ी का बॉर्डर इतना ज्यादा चमक रहा है, कहीं मोहल्ले की लाइट चली गई तो ये टॉर्च का काम करेगी, पूरे घर में उजाला हो जाएगा। क्या तुम मेरी इतनी महंगी बनारसी साड़ी का मजाक उड़ा रही हो? मजाक? अरे नहीं मौसी जी, मैं तो आपकी हाई वोल्टेज ब्राइटनेस की तारीफ कर रही हूँ। मैं तो सोच रही थी कि आपके पास बैठने के लिए सनग्लासेस लगा लूं ताकि आंखें न चौंधिया जाए। निशा, जाकर सबके लिए चाय ले आओ और नमक पारे भी लाना। अभी लाई मम्मी जी। वैसे मौसी जी, आपको पता है शर्मा अंकल की बिल्ली आपसे बहुत नाराज है। कल वो आपकी तरफ बड़े गुस्से में देख रही थी। बिल्ली मुझसे क्यों नाराज होगी? मैंने क्या किया उसका? क्योंकि उसे लगा आपकी साड़ी का जो गोल गोल डिजाइन है वो उसके दूध के कटोरे जैसा है। वो बेचारी कंफ्यूज हो गई कि दूध साड़ी में है या कटोरे में। वो तो शुक्र है मैंने उसे समझा दिया, वरना वो आप पर झपट्टा मार देती। भाभी बस करो, मौसी जी का बीपी बढ़ जाएगा। निशा, रसोई में जाओ, मेहमानों को परेशान मत करो। अरे अंशु, मैं तो बस अतिथि देवो भव कर रही हूँ। मौसी जी को बोरियत ना हो इसलिए उन्हें अपडेट दे रही थी। वैसे मौसी जी, सुना है आपके शहर में अब कौवे भी हेलमेट लगाकर उड़ते हैं। बहुत ट्रैफिक हो गया है ना वहाँ। कौवे और हेलमेट? ये लड़की पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करती रहती है। अरे मैंने न्यूज देखा था कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अच्छा मैं चाय लाती हूँ, कहीं आप चाय के इंतजार में खुद ही गर्म ना हो जाए। निशा रसोई में जाती है। पीछे से अंशुमन मेहमानों के सामने नजरें चुरा रहा था। उसे लग रहा है कि निशा ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसे पता ही नहीं कहाँ क्या बोलना है। थोड़ी देर बाद निशा चाय लेकर वहां आती है और चाय देते हुए कहती है, लीजिए गर्मा गर्म कड़क चाय। पापा जी, आपकी वाली में चीनी नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आप पहले से ही बहुत मिठास से भरे हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, शुक्रिया। और मौसी जी, आपकी वाली में तो मैंने 3 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी डाली है। क्यों, मुझे डायबिटीज करवानी है क्या? अरे नहीं मौसी जी, आपकी बातें अक्सर थोड़ी कड़वी हो जाती है ना, तो सोचा थोड़ा चाय मीठी होगी तो बैलेंस बना रहेगा। जैसी चाय वैसी राय। कैसी अजीब बातें करती हो बहू, बड़ों से ऐसे बात की जाती है। अरे मैं तो बस शुगर कोटिंग कर रही थी। अच्छा मौसी जी, वो आपके घर का कुत्ता जो पिछली बार टाइगर का नाम का था, सुना है उसने अब वेजिटेरियन बनने का फैसला लिया है। कुत्ता और वेजिटेरियन? पागल हो गई हो तुम। अरे आपने ही तो कहा था पिछली बार कि वो सिर्फ पनीर खाता है, हड्डी को हाथ नहीं लगाता, तो मैंने सोचा शायद वो अब सत्संग भी जाने लगा होगा। निशा, बहुत हो गया, अपनी ये बकवास बंद करो। क्या हुआ अंशु, चाय गिर गई क्या? तुम कैसी बकवास कर लेती हो हर समय? कभी दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो। हर जगह हर समय ये फालतू मजाक अच्छा नहीं लगता। लोग हंस नहीं रहे, तुम पर थू थू कर रहे हैं। पूरा हॉल अचानक एकदम शांत हो जाता है। निशा के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। ससुर जी और सास भी हैरान रह जाते हैं। अंशुमन, मेहमानों के सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो बस मजाक ही तो कर रही थी। नहीं पापा, इसे समझाना जरूरी है। हर बात को ये तमाशा बना देती है। मुझे ऑफिस में, दोस्तों में और अब रिश्तेदारों के सामने भी शर्मिंदगी होती है। इसे तमीज ही नहीं है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। मैं तो बस सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं सबको शर्मिंदा कर रही हूँ। हंसाना और बेवकूफी में फर्क होता है। आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से कोई फालतू बात निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहा करो अगर अकल नहीं है तो। ठीक है, आगे से आपको कोई बकवास नहीं सुनाई देगी मेरी, मैं चुप रहूंगी। निशा ट्रे को मेज पर रखकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान भी असहज होकर धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। अगले दिन की सुबह घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। रसोई में सिर्फ बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही है। हॉल में बैठा महेश विक्की से कहता है, विक्की, आज अखबार के साथ सप्लीमेंट नहीं आया क्या? आया है पापा, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने वाली भाभी आज खामोश है, खुद ही पढ़ लीजिए। तभी शारदा किचन में आती है और निशा से कहती है, निशा, नाश्ता तैयार है, पराठे जल तो नहीं रहे? जी मम्मी जी, सब बन गया है, लगा रही हूँ बस। ऐसा कहकर निशा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए नाश्ता लगा देती है और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तब शारदा कहती है, बहू, आज तुमने बताया नहीं कि शर्मा अंकल के घर आज क्या नया ड्रामा हुआ? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने खिड़की नहीं खोली। आज पराठे एकदम परफेक्ट बने हैं, नमक सही है? जी। भाभी, वो आपकी कौवे वाली कहानी अधूरी रह गई थी। क्या कौवे ने हेलमेट खरीदा? मजाक बंद करो विकी, नाश्ता करो। आज घर इतना चुप क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लाइब्रेरी में बैठे हो। विकी, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ टीवी का।
टीवी से क्या होगा पापा, टीवी का शोर तो मशीनी होता है। घर की असली रौनक तो भाभी के चुलबुलेपन से थी। कम से कम शांति से खाना तो मिल रहा है, कोई फालतू की बातें कान में नहीं गूंज रही। ये शांति नहीं है अंशुमन, ये मुर्दा खामोशी है। तुम्हें अपनी पत्नी की आवाज पसंद नहीं थी, अब इस सन्नाटे को एंजॉय करो। ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका है। घर का माहौल दिन ब दिन और भारी होता जा रहा है। शाम का समय है। अंशुमन ऑफिस से घर लौटता है और शारदा से कहता है, माँ, निशा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। ऊपर कमरे में है। बेटा, निशा चुप क्या हुई? ऐसा लग रहा है जैसे घर की बिजली ही गुल हो गई हो। पता नहीं क्यों घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे घर की आत्मा ही कहीं चली गई हो। पापा, आप लोग भी उसे शह दे रहे हैं। अच्छा है ना, वो अब मैच्योर हो रही है, ढंग से पेश आ रही है। भाई, ऐसी मैच्योरिटी किस काम की जो घर की हंसी ही छीन ले। उसकी बातें कई बार बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन उसी से घर जिंदा लगता था। आप लोग वाकई उसे इतना मिस कर रहे हैं? बेटा, इंसान की असली कीमत उसकी गैर मौजूदगी या उसकी खामोशी से ही पता चलती है। अंशुमन भारी कदमों से ऊपर कमरे में जाता है। निशा बालकनी में एक स्टूल पर अकेली बैठी है। उसके हाथ में चाय का कप है, लेकिन वो चाय ठंडी होकर जम चुकी है। वो आसमान में एक टक देख रही है सामने, जैसे कोई गहरा विचार कर रही हो। निशा, ऑफिस से आ गया मैं। जी, पानी मेज पर रखा है, खाना बस 10 मिनट में लगा दूंगी। रुको, खाना बाद में, यहाँ मेरे पास बैठो। कुछ खास काम है? अगर कुछ गलत बोला हो तो अभी बता दीजिए, मैं फिर से चुप हो जाऊंगी। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो अब? एक हफ्ता हो गया, तुमने कोई मजाक नहीं किया। विक्की भी उदास है। आपको तो यही पसंद था ना अंशु, कम बोलना, दिमाग से सोचना, तमीज से रहना। मैं बस वही करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इनफैक्ट अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं निशा, मुझे ये परफेक्ट बहू नहीं चाहिए। मुझे मेरी वो पगलेट निशा चाहिए जो बिना वजह भी हंसती थी और कौवे को हेलमेट पहनाती थी। वो निशा उस दिन मर गई अंशु, जब सबके सामने आपने उसे बिन दिमाग की और बकवास करने वाली कहा था। अब यहाँ सिर्फ वो इंसान है जो आपकी इज्जत बचाना चाहता है। आई एम सो सॉरी निशा, मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि मेरी बातें तुम्हें इतना तोड़ देंगी। खाने का वक्त हो गया है, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। रात को निशा सभी का खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब महेश निशा से, निशा बेटा, वो शर्मा जी वाली कहानी अधूरी रह गई थी जिसमें तुमने कहा था कि उनकी बिल्ली ने योगा छोड़कर अब कराटे सीखना शुरू कर दिया है। हाँ भाभी, प्लीज बताओ ना, क्या उसने ब्लैक बेल्ट ले ली? मुझे भी सेल्फ डिफेंस सीखना है उससे। नहीं विक्की, वो सब बस मेरी कल्पना थी। बिल्लियां कराटे नहीं सीखती, वो बस जानवर हैं। बहू, तू अब भी हम सबसे नाराज है क्या? देख, अंशुमन थोड़ा कच्चा है, उसने जो कहा वो गलत था, पर हम सब तो तेरे दीवाने हैं। नहीं मम्मी जी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस अपनी जगह समझ गई हूँ। मुझे अब बकवास करना शोभा नहीं देता। निशा, बस बहुत हुआ, अब ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। अंशु, हाथ छोड़िए, सब नाश्ता, मेरा मतलब है खाना खा रहे हैं। तुम्हारी बेवकूफियां, तुम्हारी वो बिना सिर पैर की बातें, वही इस घर की जान है। सच कहूं तो तुम्हारे चुप हो जाने के बाद ये घर घर नहीं, ईंटों का एक ढांचा लगने लगा है। तुम इस घर की रूह हो। सच में भाभी, आपके बिना तो दाल में नमक और जीवन में उमंग दोनों ही गायब है। और मुझे तो अब लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई चिढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन अंशु, तो मेरी बातें शर्मनाक लगती थी ना आपको? आपने सबके सामने मुझे डांटा था। गुस्से में इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है। उस दिन मैं बेवकूफ था, तुम नहीं। तुम्हारी बातें सिर्फ शब्द नहीं थे, वो इस घर की खुशियां थी। मेरी थकान, ऑफिस का स्ट्रेस, सब तुम्हारी उस एक बकवास से गायब हो जाता था। प्लीज वापस लौट आओ। सच में बहू, तेरे बिना घर अस्पताल जैसा लगने लगा है, जहाँ सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। अब और चुप मत रह, वरना हम सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या आप सब वाकई मेरी बकवास दोबारा झेलने को तैयार हैं? बिल्कुल बेटा, हमें तुम्हारी वो वर्ल्ड क्लास बकवास वापस चाहिए। पक्का? बाद में ये मत कहना कि निशा चुप रहो, दिमाग का दही मत करो। अब मैं ये कहूंगा कि निशा बोलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिमाग खाली हो जाता है। अच्छा तो सुनिए, आज दोपहर में क्या हुआ? वो जो शर्मा अंकल आए थे ना अपनी दवाई लेने के लिए। हाँ, वही खड़ूस अंकल। क्या हुआ उनके साथ? वो आए और सोफे पर ऐसे बैठे जैसे किसी सिंहासन पर बैठे हो। मैंने सोचा कि आज उनकी खातिरदारी अलग स्टाइल में की जाए। क्या किया तुमने? मैंने गलती से पापा जी की वो कवाड़ी वाली चिरायते की चाय शर्मा अंकल को दे दी और शर्मा अंकल की एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय पापा जी के कमरे में रख दी। अरे
तभी तो मैं सोचूं कि आज मेरी शुगर फ्री लाइफ में ये अचानक चाशनी कहाँ से आ गई। मुझे लगा आज भगवान मुझ पर मेहरबान है। और शर्मा अंकल का चेहरा तो देखने लायक था। उन्होंने एक घूंट भरा और उनकी आंखें ऐसे बाहर आई जैसे कोई पॉप आउट खिलौना हो, लेकिन वो इतने फॉर्मल है कि कुछ बोल ही नहीं पाए। चुपचाप पूरा कप पी गए और बोले, बेटा तुम्हारी चाय में बड़ा अनोखा स्वाद है। भाभी आप तो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो। पूरा घर जोर जोर से ठहाकों से गूंज उठा है। सन्नाटा पल भर में कहीं खो जाता है। अंशुमन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो पूरे हफ्ते से नदारद थी। हाँ, अब लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आया हूँ। और सुनिए, वो मौसी जी का फोन आया था आज। वो पूछ रही थी कि क्या मेरी टॉर्च वाली साड़ी की चर्चा अब भी मोहल्ले में हो रही है। मैंने कह दिया, मौसी जी चर्चा क्या, अब तो लोग आपके आने पर स्ट्रीट लाइट बंद करने की सोच रहे हैं। अरे बाप रे, तू तो मौसी जी को भी नहीं छोड़ेगी, वो फिर से नाराज हो जाएंगी। होने दीजिए मम्मी जी, वो साड़ी इतनी रोशनी देती है, उसकी चर्चा तो ग्लोबल वार्मिंग जितनी होनी ही चाहिए। सच है, बहू की ये बातें कड़वी चाय में भी मिठास क्या पूरा शहद घोल देती है। वैसे अंशु एक बात बताओ, तुम अभी भी नीले तोते लग रहे हो या मेरा नजरिया बदल गया है? अब मैं टॉम क्रूज बनने को तैयार हूँ, भले ही मेरी हाइट थोड़ी कम हो। भाई भाभी के साथ रहकर आपकी कोडिंग भी बदल गई है। कोडिंग तो अभी और बदलेगी। कल से मैंने सोचा है कि मैं विकी के लिए एक शादी वाला न्यूज़लेटर निकालूंगी। कौन होगी विकी की शिकार? अरे भाभी मेरा पीछा छोड़ो, मैं तो अभी बच्चा हूँ। बच्चा? जो दिन भर शर्मा आंटी की बेटी को खिड़की से देखता है वो बच्चा? क्या विकी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? भाभी आप तो पोल खोल रही हैं, मैंने तो बस एक बार देखा था। एक बार? विकी, मैंने तो टेलीस्कोप भी देखा है तुम्हारे कमरे में। हंसी का ऐसा दौर चलता है कि सब खाना खाना भी भूल जाते हैं। घर का कोना कोना निशा की बातों और सबकी हंसी से जीवंत हो उठता है। देखा बेटा, घर ईंट पत्थरों से नहीं, ऐसी ही बेवकूफी भरी लेकिन सच्ची बातों से बनता है। ये बातें ही हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं। बिल्कुल पापा, भाभी के बिना ये घर स्मार्ट सिटी की तरह बोरिंग हो गया था। तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही रहना। तुम्हारी बकवास ही मेरी सबसे पसंदीदा म्यूजिक है। अब तो पछताओगे अंशु, मैंने एक हफ्ते का सारा कोटा जमा कर रखा है। आज रात भर तुम्हें शर्मा अंकल की बिल्ली के 7 जन्मों की कहानी सुनाऊंगी। मुझे पूरी रात जागना मंजूर है। और हाँ, वो बिल्ली, अब उसे योगा से बोरियत हो गई है। आज मैंने उसे देखा, वो पड़ोस के कुत्ते के साथ लुका छिपी खेल रही थी। मुझे तो लगता है उनमें कोई गुप्त समझौता हो गया है। बस कर बहू, अब खा भी ले वरना खाना भी सो जाएगा तेरी बातें सुनकर। खाना कैसे सोएगा मम्मी जी? उसे तो मैंने अभी बताया ही नहीं कि कल उसे माइक्रोवेव में कितनी गर्मी लगने वाली है। हंसी के बीच पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खाना खाती है। घर में फिर से वही रौनक है, वही शोर है और वही पुरानी चुलबुली निशा है। अंशुमन समझ चुका है कि कुछ लोग अपनी बातों से नहीं, अपनी चुलबुली मौजूदगी से घर को घर बनाते हैं। वैसे अंशु, अगर मैं थोड़ी और बकवास करूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कभी नहीं। तो सुनो, शर्मा अंकल की चप्पल वो आज सच में उड़कर हमारे गमले में आ गिरी थी। मुझे लगता है उनकी चप्पलों में पंख लग गए हैं।